नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति की, जिनके बारे में इतिहास गवाह है। एक भारत के बहुत ही मजबूत और ताकतवर पंतप्रधान के रूप में जिनको जाना जाता है, वो है लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, जिनका जन्म लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय में, और जिनका निधन हुआ था 11 जनवरी 1967 में ताशकंद, उज़्बेकिस्तान जो रशिया में है, वहाँ उनकी डेथ हुई थी। भारत के ऐसे पहले पंतप्रधान है या एकमेव पंतप्रधान है जिनकी डेथ जो है भारत के बाहर हुई थी। और इनके बारे में बहुत सारी रहस्यमय बातें हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी है 2 अक्टूबर, तो इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य है, कोई इनकी जीवनी है जो हमें बहुत ही प्रेरित करती है, और किस तरह से क्यों लाल बहादुर शास्त्री भारत के बहुत ही एक ताकतवर और बहुत ही हिम्मत वाले पंतप्रधान के रूप में जाने जाते हैं। इसका क्या कारण है, आइए देखते हैं। बहुत सारे पंतप्रधान हुए, बहुत सारे नेता भारत में हो गए, फिर भी लाल बहादुर शास्त्री को सबसे प्यारा या सबसे याद किए जाने वाला प्रधानमंत्री क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बहुत ही कुछ बातें हैं। क्योंकि इनकी सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनका लिविंग स्टाइल, उनकी रहना बहुत ही सीधे और साधे रहने वाले, कोई भी दिखावा ना करने वाले, कोई भी बढ़िया बात ना करने वाले, जितना है जैसा है वैसा। सबसे बड़ी बात तो उनकी ये थी कि वो भारतीय संस्कृति को कभी नहीं भूले, भारतीय संस्कृति को कभी उन्होंने दूर नहीं किया। हमेशा अपनी संस्कृति और अपनी भाषा और अपने देश का गौरव हमेशा किया। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री ज़्यादा देर तक भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे, सिर्फ 11 महीने के लिए वो प्रधानमंत्री रहे। फिर भी ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो लाल बहादुर शास्त्री को हमें याद करने के लिए मजबूर करती, या फिर हमें याद करना चाहिए? तो चलिए देखते हैं, पूरा वीडियो देखिए और आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिल जाएगी। आई होप कि यू विल सी द ऑल वीडियो। तो सबसे पहले उनका कार्यकाल जो मैंने आपको कहा कि था कि 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1967, ये सिर्फ 11 महीने का उनका जो ऑन रिकॉर्ड था, ये उनका कार्यकाल रहा था। एज प्रधानमंत्री पद की जो कार्यकाल था उनका सिर्फ इतना ही था, 11 महीने का। और इसी 11 महीने में उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया। कहा जाता है कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, बहुत बड़ा टाइम नहीं चाहिए, अगर आपको कुछ करके दिखाना है तो आप कुछ करके दिखाते हो, और उसके लिए समय का कोई पाबंदी नहीं है। प्रधानमंत्री तो बहुत हो गए, 10 साल 5 साल रहने वाले प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, ऐसे बहुत सारे लोग हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री उनसे बहुत आगे है। और क्यों आगे है, और ऐसी कौन सी चीज़ें उन्होंने की जो हमें आज देखनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 1904 मतलब 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय, उत्तर प्रदेश में एक कायस्थ ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव थे, जो एक टीचर थे, एक शिक्षक के रूप पेशा में थे, और बहुत ही सादा जीवन, बहुत ही अच्छा खासा जीवन उनका चल रहा था। बहुत ही अच्छा खासा नहीं, लेकिन जो चल रहा था वो बहुत ही अच्छा था। उनके पिताजी बहुत ही अच्छे थे, और जो भी घर से मिल रहा था, घर से एक प्रेरणा थी कि उनको कुछ करके दिखाना है। घर से एक प्रेरणा थी कि वो भी एक शिक्षक बने, और एक कुछ ऐसे बने कि बहुत ही छोटे थे, लेकिन उनकी माताजी जो थी उनको बहुत बड़ी शिक्षा उनकी माताजी ने दी। माताजी उनको नन्हे के नाम से बुलाती थी, जिनका नाम था राम दुलारी, और उन्होंने उनको नन्हा ऐसा नाम दिया था। बहुत ही छोटे थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ 11 ही महीने के थे, जबकि उनके पिता का छत्र उनसे दूर हो गया, और उनके पिताजी की सिर्फ 18 महीने के थे जब उनके दुर्भाग्य से पिताजी का निधन हो गया। शारदा प्रसाद जी की डेथ हो गई। और जब भी घर के बड़े आदमी का निधन होता है या फिर छोड़ जाता है, तो बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और इसलिए फिर राम दुलारी देवी ने, उनकी माता जी ने ऐसा डिसाइड किया कि वो अब यहाँ नहीं रहेंगी। तो वहाँ से उन्होंने अपने नाना जी का लखनऊ यहाँ पे चले गए। तो लखनऊ में वो कुछ दिन रहे, और वहीं पे उन्होंने अपने
कई दिन वो अपने बुआ के घर रहे, अपने भाई चाचा के घर भी रहे, अपने बुआ के घर रहे और मासी ऐसे करते दूसरों के घर। और जो नाना थे तब तक उनकी सारी अच्छी खासी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई थी। लेकिन जब नाना जी मर गए तो फिर अपने मासी के घर उन्हें रहना पड़ा। और उनकी जो माता जी थी उनके घर काम करती थी, उसके बदले में उनको पढ़ना लिखना था। उनकी माता जी का बड़ा सपना था कि उनका लड़का कुछ, लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनका पूरा नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव, लाल बहादुर श्रीवास्तव उनका सरनेम था। तो अब इस कंडीशन में उनको लगता था कि हमारे बेटे ने कुछ करना चाहिए। उनके अधूरे सपने थे, बहुत सपने उनकी थे अपने बेटे की से लेकर कि उनका बेटा एक शिक्षक बने या कोई ऐसा पेशा नौकरी करे, कुछ करे और उनको शांति मिले। ये हर माँ का सपना होता है, वैसे उनका भी था। बट जैसे उन्होंने एडमिशन लिया, कॉलेज करना शुरू किया, तो हरिश्चंद्र वहाँ की जो स्कूल थी लखनऊ की, और शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल से उन्होंने अपना पढ़ाई की। और काशी विद्यापीठ, काशी हिंदू विद्यापीठ जो है, वहाँ से उन्होंने शास्त्री ये उपाधि ली। शास्त्री का मतलब होता है जो शास्त्र में बहुत पारंगत हो चुका है, वो शास्त्रों का ज्ञान पाने वाला। तो उन्होंने वहाँ से उपाधि मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, अब शास्त्री की जो उपाधि उनको मिली थी तो उन्होंने अपना जो सरनेम था, अपने पिताजी का जो सरनेम था, वो उन्होंने हमेशा के लिए हटा दिया। अब इसके हटाने का कारण इन्होंने ये कहा, ऐसा माना जाता है कि वो जातिवाद जो था तो वो जातिवाद को मानते नहीं थे और यही था कि उनको अपने मित्रों से अलग करता था। श्रीवास्तव जैसे आता था तो वो ब्राह्मण परिवार से, वे कायस्थ परिवार से होते थे, तो ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने ये जातुश्चुर जो शब्द था ये शब्द निकाल दिया और हमेशा के लिए अपने साथ शास्त्री ये शब्द लगा लिया। दोस्तों, यही उनकी एक खासियत है कि उन्होंने अपने नाम के आगे श्रीवास्तव नहीं तो शास्त्री लगाया, जो कि इनकी पीढ़ी, पूरी पीढ़ियों के साथ शास्त्री लगाया जाता है। उसके बाद उन्होंने 1928 में उनका विवाह हुआ। एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, थोड़ी छोटी सी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ही पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन उनके लाइफ में कुछ बदलाव हुए। अब यह था कि 1928 में उनका विवाह हुआ। मिर्ज़ापुर के रहवासी जो गणेश प्रसाद, उनकी लड़की थी ललिता देवी और उनका ही नाम आगे जाके ललिता शास्त्री हुआ। तो उनसे उनका विवाह हुआ। दोस्तों, फिर उन्होंने कॉलेज में होते हुए, जब भी वो काशी विद्यापीठ में थे, तभी उनका संपर्क सबसे बड़े इम्पोर्टेंट एरिया से आया। वो एरिया था भारत सेवक संघ, जिसे हम अभी राष्ट्रीय सेवक संघ जैसे भी मानते हैं। तो इनसे उनका संबंध आया और ये राष्ट्रीय सेवक संघ था किसान संघ, जो किसान के लिए काम करते थे और गरीबों को सेवा के लिए वो काम करते थे। और इस संघ से उनका संबंध आया तो ये उन्होंने अपना काम इसमें अर्पित करना शुरू कर दिया, अपना सारा योगदान उसमें देना शुरू कर दिया। और यही बात थी कि उनको धीरे धीरे इसमें से प्रेरणा मिलती गई और ये थोड़े से नेता की तरह होते गए। और नेता मतलब वो नेता नहीं जो सिर्फ काम करता, इन्होंने लोगों की सेवा को ही अपना अर्पण कर लिया। अब ये भारत सेवक संघ में कैसे गए, क्योंकि कॉलेज में एक बार कुछ आयोजन हुआ था और उसमें एक महान व्यक्ति का आगमन हुआ था और वो थे महात्मा गांधी, जिनका स्पीच सुनकर, जिनकी एक भाषण सुनकर गांधी जी के विचारों के वो पाइक हो गए और उनको बड़ा प्रेरित हो गए और उसी विचारों को वो चलने के लिए तैयार हो गए। अब उन्होंने गांधीवादी जो विचार शैली थी, जो कि उनके पहले कोई भी फ़ोटो में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने इतने गांधीवादी हो गए थे, गांधी जी के विचारों से उतना प्रेरित हो चुके थे कि उन्होंने शादी जब उनकी हुई ललिता देवी से, तो शादी में उन्होंने दूसरा कुछ ना मांगते हुए, दहेज ना मांगते हुए, गांधी जी के ये आदर्शों को मानते हुए एक चरखा को मांग लिया था। एक चरखा उन्होंने दहेज में मांगा था। तो अब इस बात से हम समझ जाते हैं कि किस तरह से वो गांधी जी से प्रेरित थे और इन्हीं प्रेरणा के साथ लिए वो भारत सेवक संघ में सम्मिलित हो गए और उसके साथ अपना कार्य योगदान करने लगे। और गांधी जी के सारे जितने कार्यक्रम थे, जितने योगदान थे, उनमें भी उन्होंने कार्यक्रम में योगदान किया और भारत को स्वतंत्र करने के लिए जो कुछ किया जा सकता था उन हर चीज़ों में उन्होंने अपना योगदान करना शुरू किया और उनमें जाना शुरू किया। हालांकि उनकी मम्मी, उनकी जो मदर थी, उनकी माता जी का जो सपना था अपने बेटे के बारे में तो टूट चुका था।
लेकिन उन्होंने एक बार निर्णय ले चुके थे और उनके सारे दोस्त जानते थे, एक बार अगर लाल बहादुर शास्त्री ने डिसीज़न ले लिया, एक बार अगर निर्णय कर चुके हैं तो फिर उस निर्णय से वो कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं और वो पीछे हटे भी नहीं। सारा जीवन उन्होंने सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगा दिया। हाँ मित्रों, उन्होंने अपना जीवन जो था कभी कोई चीज़ का बढ़ावा नहीं किया। प्रधानमंत्री होने के बाद भी उनके पास खुद की गाड़ी नहीं थी, खुद का घर नहीं था, जिन्होंने और ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे जहाँ पे आज भी जो पीएमओ ऑफिस है तो वहाँ पे एक वाइसराय जो प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए बनाया गया निवास था, उस निवास में लाल बहादुर शास्त्री जी को रहने के लिए बताया गया। जो निवास था अब उसमें ब्रिटिश अधिकारी वाइसराय रहा करते थे, तो इसलिए उन्होंने उस आवास में न रहकर एक छोटे से जो कमरा था, गेस्ट हाउस जो टाइप का जो कमरा था, उस कमरे में रहना शुरू कर दिया और वही परंपरा हर प्रधानमंत्री ने निभाई और गेस्ट हाउस में ही सारे प्रधानमंत्री रहते हैं पीएम ऑफिस में। वही उनका पहली बार ये चीज़ थी, इसलिए उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सादा बिताया और सब लोगों के लिए, गरीबों की सेवा के लिए निभा दिया था। और यही वो चीज़ थी जो हर काम ईमानदारी से करते थे, जिनके ऊपर बहुत प्रभाव था महात्मा गांधी का। उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में बहुत ही बड़ा योगदान दिया हुआ है, जिनके साथ साथ 1921 में असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर वो वहाँ गए। 1930 की दांडी मार्च यात्रा में जो गए थे तो वहाँ भी उनको लिया गया। हालांकि 1921 में जब असहयोग आंदोलन कर रहे थे तब आंदोलन में उनको अरेस्ट किया गया, बट उनको छोड़ दिया गया क्योंकि वो एक नाबालिग लड़के के तौर पर थे। नाबालिग लड़का होने की वजह से उनको रिहा किया गया। लेकिन 1930 में जब दांडी यात्रा में वो सम्मिलित हुए, जब दांडी यात्रा में वो गए तो उनको 3 से 4 महीने की उनको सज़ा हुई थी और इसलिए उनको जेल में भी रहना पड़ा था। और सबसे बड़ा योगदान उनका जो था तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, जब भारत छोड़ो आंदोलन की 1942 जो था ये साल भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो दूसरे वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में ही मिक्स हो गए थे, उधर ही इंगेज थे, तो उनको भारत के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए महात्मा गांधी जी ने भी ये टाइम को देखा और अपने आक्रामक शैली को यहाँ पर अपनाया था और भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी थी। और इसीलिए जब उनको अरेस्ट कर दिया, गवालियर टैंक से उनको 1942 को उनको अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता, ये सारे बड़े जो नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया। तब लाल बहादुर शास्त्री वहाँ से भागकर लखनऊ आए और लखनऊ से उन्होंने अपने जो यूपी का जो एरिया था, सारे यूपी में उन्होंने ये संग्राम चलाया, छोड़ो भारत आंदोलन चलाया। हालांकि 11 दिन बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर जो था उनको कुछ 6 महीने के लिए उनको जेल में बंद कर दिया गया था। और इस तरह से उन्होंने भारत में नेतृत्व किया। और भारत जब स्वतंत्र हो गया तो उनको रेल मंत्री का वो चुनकर आए, अपने लखनऊ के एरिया में से वो चुनकर आए और उनको रेल मंत्री का ओहदा दिया गया। अब हालांकि एक रेल दुर्घटना में, जो रेल दुर्घटना यूपी में हुई थी, उस दुर्घटना की वजह से खुद को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने संसद में अपना इस्तीफा प्रदर्शित किया और उनको तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपना इस्तीफा दिया और मानते हुए कि इसको जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेते हुए उन्होंने ये काम किया। और ऐसे में ही कुछ दिन बीते और वो फिर से रेल मंत्री, परिवहन मंत्री यूपी में भी है, वो विधानसभा के सदस्य रहे थे। और इसके साथ साथ ऐसा एक दौर आया जिस एक चीज़ को लाल बहादुर शास्त्री के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब धीरे धीरे लाल बहादुर शास्त्री जी का जो कद था वो बढ़ता गया था, जबकि शास्त्री फार्मूला होगा, शास्त्री जी का जो फार्मूलेज होंगे वो धीरे धीरे चुनाव पे असर करने लग गए थे। और इनको संसदीय कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, इनको पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया गया और ऐसे बहुत सारे पद उनके पास गए जो कि सिर्फ उनकी एक स्वच्छ और ईमानदार प्रतिमा के लिए उनको दिए गए। लेकिन
जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हुई वो था भारत चीन युद्ध, जो 1962 में भारत और चीन के बीच में हुआ था। हालांकि ये युद्ध कोई सीमा विवाद नहीं था। एक्चुअली सीमा विवाद ये सिर्फ एक उनका बहाना था। भारत और चीन के बीच में जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन जो लाइन है, उसको लेकर ये विवाद था। हालांकि ये चीज़ उसकी थी नहीं। तो रियल कारण ये था कि भारत ने 1959 में जो तिब्बतियन धर्मगुरु है दलाई लामा, इनको भारत में पनाह दी और तिब्बतियन धर्म को भारत में ये जो मिलने वाला आसरा था, ये जो शेल्टर था, इसी को चीन का बहुत बड़ा विरोध था। और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जब भारत बढ़ता जा रहा था एशिया में, चीन को अपना दबदबा बनाए रखना था और इसीलिए भारत और चीन के बीच में ये विवाद हुआ। और यही युद्ध जो हुआ था, इस टाइम में भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अब इस युद्ध में कोई भी हवाई या कोई भी और बहुत मॉडर्न सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये सिर्फ ज़मीनी तौर पर लड़ा गया, लेकिन ऊंची जगह पे, दुनिया की सबसे ऊंची प्लेस पर, हिमालय में ये युद्ध लड़ा गया था। हालांकि भारत की इसमें बहुत बड़ी हार हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला। इसकी चीज़ कुछ इंटरनल बातें भी थी, कुछ आउटर साइड की बातें भी थी। इंटरनेशनल लेवल से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से नेहरू के ऊपर जो दबाव आया था, पंडित नेहरू के ऊपर, वो दबाव के कारण भी भारत को हार का स्वीकार करना पड़ा और चीन सेना की सबसे बड़ी जीत इस यहाँ पे हो गई। लेकिन जीत के बाद भी चीन की इमेज जो थी वो दुनिया के सामने बहुत ही ख़राब रही और बहुत ख़राब हो गई। उसके बाद 1-2 साल बाद 26 मई 1964 को नेहरू जी की मौत हो गई। अब उस टाइम तक 64 तक भारत के सबसे बड़े प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू थे और ऐसा नेहरू सिर्फ भारत के लिए नेता नहीं थे, तो वो दुनिया के लिए भी बहुत, एक एशियन कंट्रीज़ के लिए जिन्होंने अलिप्त संगठन की नींव रखी थी, जो सार्क संगठन है, उस सार्क संगठन की सबसे पहली शुरुआत जो थी ये नेहरू जी ने की थी। और यही एक चीज़ थी कि नेहरू जो थे ये एशिया के एक लीडर के रूप में थे। लेकिन ये चीज़ जब उनकी मौत होगी तो ऐसा लगने लग गया जैसे अब भारत टूट जाएगा। भारत अब, आधी दुनिया तो यही मान चुकी थी कि भारत अब टूट जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई नेता नहीं था जो भारत को संभाल सकता था। और इस टाइम में भारत पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से ब्लॉकेट हो चुका था और इसी चीज़ को पूरी दुनिया ने यही कहा कि अब तो भारत का टुकड़े हो जाएंगे, भारत अलग अलग हो जाएगा, अब भारत का क्या होगा। क्योंकि नेहरू एक ऐसा एक धागा थे कि जिसकी वजह से पूरा देश जुड़ा हुआ था और साथ ही साथ उस टाइम में और वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे और जो बड़े बड़े नेता थे वो तब तक भारत के, एक तो वो उनकी डेथ हो चुकी वो थी या फिर वो उस पद पर नहीं थे या फिर वो कुछ नहीं कर सकते थे, ऐसा कोई ना था। तो नेहरू को ये देखते हुए, नेहरू की मौत को देखते हुए सारी दुनिया हताश हो गई और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। और जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो बहुत सारी हानि भी भारत की हो चुकी थी और मिलिट्री भी कोई युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थी या फिर कोई हालत में नहीं थी। ऐसे में पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा उठाया। अब चीन तो युद्ध नहीं कर सकता था क्योंकि उसके ऊपर एग्रीमेंट हो चुके थे, तो एग्रीमेंट को तोड़कर चीन युद्ध नहीं करना चाहता था। लेकिन चीन ने पाकिस्तान को उकसाया और पाकिस्तान को हर तरह की संभव कोशिश की, संभव मदद की, जो पाकिस्तान भारत के ऊपर हावी हो गया। और हाँ दोस्तों, 1964 में उसी टाइम में फिर एक बहुत बड़ी चीज़ कामयाबी है, क्योंकि उस टाइम में ना तो इंदिरा गांधी कोई पद लेने के लिए तैयार थी, ना ही उतना वो, क्योंकि पिता की मौत के बाद कोई लड़की, कोई औरत, मतलब इंदिरा गांधी वो मेंटल कंडीशन में नहीं थी, मानसिक स्थिति में नहीं थी। तो इसलिए सबसे क्लीन छवि वाले जो प्रधानमंत्री, जो व्यक्ति थे पार्टी में, वो थे लाल बहादुर शास्त्री और इसीलिए उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया और 1964 में वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन इनकी छवि जो थी वो धीरे धीरे लोगों को यही लगता था कि एक उनकी छोटी छवि थी, उनकी हाइट बहुत कम थी। तो ये हाइट को देखते हुए लोगों को लगता था कि अब भारत का कुछ नहीं होगा, ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और पाकिस्तान ने भी यही बात पे सोच लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस टाइम में अध्यक्ष थे राष्ट्रपति अयूब खान। अब अयूब खान ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि ये धोती वाला क्या करेगा। अब इस धोती वाले को देखकर ही उसने
सीधा आक्रमण के लिए तैयारी की और 1965 में अचानक 7:30 बजे उसे एक दिन उसने हवाई हमला कर दिया, और जो एयर स्ट्राइक थी। अब ये हवाई हमला अचानक क्यों किया, ये तो जवाब नहीं था, मतलब सीधा सीधा था कि पाकिस्तान युद्ध चाहता था। और यही बात पंडित शास्त्री जी को बहुत बुरी लगी। शास्त्री जी ने सीधे सीधे मीटिंग्स में कहा कि जो भी होता है सीधा सीधा जवाब दिया जाना चाहिए। और यही उनकी ये जो ताकत थी, सेना को पूरी तरह से छूट दे दी, कोई भी ऑर्डर्स नहीं होंगे और ये सारे ऑर्डर्स सेना अपने आप पालेगी। और इसी का फ़ायदा सेना ने उठाया और भारतीय सेना की मनोबल, और उसी टाइम में उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ जो कही वो थी जय जवान जय किसान। एक तरफ किसान को भी सरकार का सपोर्ट मिला और दूसरी तरफ जवान को भी सपोर्ट किया, और यही दो लोग थे जो देश को चलाते हैं। जय जवान जय किसान का नारा देकर जैसे ये नारा दिया तो पूरे देश में एक लहर उठी और देश में एक उत्स्फूर्त वातावरण बना। और यही एक स्टेटमेंट था जिसकी वजह से भारतीय सेना ने इतना करारा जवाब दिया। 1964 में जो देश का नुकसान हुआ था वो पूरा भरने के लिए 1965 में भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया, और ये नहीं कि पूरी तरह से उनको पाकिस्तान के लाहौर तक सेना ने पीछे हटा दिया और पाकिस्तान की बहुत सारी ज़मीन को हथिया भी लिया। और यह चीज़ जो थी अमेरिका और रशिया इंटरनेशनल लेवल पर ये दो चीज़ों को बुरी लगी, थोड़ी सी ख़राब लगी। उन्होंने जब अमेरिकन लोग जो थे ये पाकिस्तान में रहते थे लाहौर प्रांत में, तो अमेरिका को ये लगने लगा कि उनके लोगों के लिए खतरा हो सकता है, तो इसलिए अमेरिका ने युद्ध को विराम देने की अपील की। और यही अपील को मानते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने वो सब मान ली, और रशिया, पाकिस्तान, अमेरिका, इन्होंने कुछ ऐसी सोची समझी साजिश की सीधी जो कि राजधानी ताशकंद में बनी हुई एक साजिश थी, एक कॉन्स्पिरेंसी थी, जिसके तहत लाल बहादुर शास्त्री जी को करार करने के लिए या एग्रीमेंट के नाम पर, समझौते के नाम पर वहाँ बुलाया गया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि हर यात्रा में, हर हवाई यात्रा में हो या कहीं भी हो, ललिता देवी हमेशा लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ ही रहती थी। लेकिन ये पहली बार और आखिरी बार ऐसे हुआ था जब उनको समझाया गया कि वो ताशकंद ना जाए, रशिया ना जाए, तो इसलिए उनके साथ उनको भेजा नहीं गया। और इसी के साथ उसी दिन जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव उनके ऊपर आया कि उन्होंने उनको कहा कि जो भी ज़मीन आपने हत्या ली है, जो भी ज़मीन आपकी सेना ने काबिज की है, वो सब पाकिस्तान को वापस कर दीजिए, तो शास्त्री जी ने साफ इनकार कर दिया। शास्त्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर जो ज़मीन मैंने अभी ली है वो ज़मीन शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो भविष्य में आपको लौटा सकता है, लेकिन मैं तो लौटाने वाला नहीं। जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तब तक मेरी सेना ने ली हुई ज़मीन मैं पाकिस्तान को वापस नहीं करूँगा। और सारी शर्तों को उन्होंने माना तो नहीं, लेकिन फिर भी जब जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्री हुई थी, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्री साजिश जो हुआ थी, तो उसके साथ उन्होंने हस्ताक्षर किए। और उसी रात शाम को 8:30 बजे उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो थे अयूब खान, इनके साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए। और कुछ ही घंटों बाद, मतलब 11 जनवरी 1966 की रात में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब ये सोची समझी साजिश थी या इसके ऊपर कोई भी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये बहुत ही दिलचस्प बात है, बहुत ही बुरी बात है, लगने के लिए हर किसी को लगती है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री की मौत हो जाती है और उसके बाद भी गवर्नमेंट के पास आज तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं है या फिर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि उनकी मौत किस वजह से हुई थी। ना ही रशिया के पास है जहाँ पे उनकी मौत हुई, ना ही इंडिया के पास है। तो ये एक सबसे बड़ा राज है, जो राज आज तक भी टिका हुआ है। खैर, वो बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ हम शास्त्री जी की बात करें तो शास्त्री जी के बारे में कुछ जानते हैं। तो क्यों शास्त्री जी की ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि ऐसे समय में भारत को उन्होंने सहारा दिया, ऐसे समय में भारत को बना के रखा जिस समय में भारत में पाकिस्तान अपने जो बुरे इरादे थे उन इरादों को अंजाम देने के लिए तैयार था। एक तरफ से पाकिस्तान और दूसरी तरफ से चीन, ये दोनों भी भारत को टुकड़े करने के लिए तैयार थे। और साथ ही साथ भारत को ये सब होने के लिए उन्होंने बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका, इन देशों के साथ अपनी दोस्ती कायम की।
और इन राष्ट्रों को, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये बाकी के राष्ट्र कहीं टूट पड़ते हैं तो फिर ये भी यहाँ पर आ सकते हैं, तो इन्होंने इसीलिए बर्मा से, म्यांमार से और श्रीलंका से अपने संबंध बनाए और उनके साथ अच्छे संबंधों की अपील की और एग्रीमेंट किए कि वो एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे और हर मुसीबत में अपना साथ देंगे। और तब से लेकर ये देश आज तक भारत के साथ ही है। दोस्तों, ये मुश्किल परिस्थिति में हासिल की हुई शिक्षा, ये बहुत ही इनकी लाइफ की बहुत रोचक तथ्य है, क्योंकि ऐसे समय में उन्होंने दूसरे के घर रहकर शिक्षा ली। ये हमें बहुत सिखाती है। दूसरी बात थी, उन्होंने जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था, वो आज भी भारत को बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत कुछ प्रेरित करता है। भारतीय संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था कि हम जो देश थे, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे नेता जो है वो सूट बूट में घूमते हैं या फिर अपने अलग अलग अंदाज में घूमते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति के सर से होते कहीं भी गए तो शास्त्री जी ने अपने पहराव में कोई बदलाव नहीं किया। अपनी टोपी, अपना कुर्ता, अपना धोती, ये सारी उनकी चीज़ें जो थी वो भारतीय संस्कृति का ही प्रतिनिधित्व थी और इसलिए उनको जाना जाता है। पहली बार महिलाओं को उन्होंने कंडक्टर की नियुक्ति दी थी यूपी में। जब वो परिवहन मंत्री थे तब उन्होंने पहली बार महिला को एक कंडक्टर की नियुक्ति दी थी, जो आज भी कई राज्य नहीं कर पा रहे हैं। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने श्वेत क्रांति का नारा दिया था। श्वेत क्रांति जो MS स्वामीनाथन ने जो अप्लाई किया था तो उसके ऊपर उन्होंने एप्लीकेशन की थी, इसलिए उन्होंने वर्गीस कुरियन जो थे उन्होंने श्वेत क्रांति को बढ़ाने के लिए किया था। और जो स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को कहा था, ग्रीन रिवोल्यूशन, तो उसके लिए भी उन्होंने संसद में पारित किया था। जवाबी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को स्वतंत्रता दी थी। सबसे बड़ी बात उनकी ये थी, अपनी शादी के दहेज में उन्होंने खादी का कपड़ा और चरखा ये मांगे हुए थे। ऐसा पहला कोई पंतप्रधान होगा जिन्होंने पुलिस को कहा था कि लाठीचार्ज के बजाय लाठीचार्ज भीड़ पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भीड़ जो है वो देशवासी है, वो देश है, सबसे पहले तो वो भारतीय है और ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए मांग रहे हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं करनी चाहिए, तो उनके ऊपर पानी की बौछार करनी चाहिए। पानी बौछार करेंगे तो वो भाग जाएंगे। ये उन्होंने आइडिया उनको दिया था और इसका इस्तेमाल भी यूपी में उन्होंने किया था जब किसानों का आंदोलन चल रहा था। हरित क्रांति के जो विचार थे स्वामीनाथन के, वो उन्होंने अंगीकृत किए थे। वो उच्च सम्मान और नैतिकता के साथ थे और ये अपनी नैतिकता, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और इसलिए रिटायर होने के बाद भी जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनके पास सिर्फ एक गाड़ी उन्होंने ली थी जो भी लोन पे ली थी, फियाट कार थी। वो फियाट कार उन्होंने लोन पे ली थी और इनकी डेथ के बाद, उनकी मौत के बाद उस लोन कंपनी ने उनकी पत्नी से वो लोन भी लिया था, वो लोन चुकता किया था। ऐसा नहीं कि चलो प्रधानमंत्री थे तो उनको लोन को छूट दे दी तो कार मिल गई, ऐसा नहीं हुआ। उनकी पत्नी को वो लोन के पैसे बाद में चुकाने पड़े थे। ये पहले से जिनके पास अपने मरने के बाद उनके पास कोई प्रॉपर्टी थी नहीं, खुद का घर या कोई आलीशान बंगले वगैरह उनको मिले नहीं थे, इसलिए डेयरी विकास बोर्ड जो थे उन्होंने अप्लाई किया था। उसमें अमूल दूध सहकारी जो संस्था है अमूल की, आनंद की, गुजरात में, उसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो शास्त्री जी ने अपने प्रयासों से उसको समर्थन दिया और उसे विकास करने के लिए आगे बढ़ाया था। ऐसे महान देशभक्त श्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जन्मदिन की शुभकामनाएं और सबको इस दिन की शुभकामनाएं हम याद करते रहेंगे और ऐसे महान सपूतों को हम हमेशा अपने दिल में, अपने देश में याद रखेंगे। और भारत माता बहुत ही धन्य है कि जिनको इस तरह से इनके जैसे महान वीर मिले। शतशान नमन लाल बहादुर शास्त्री जी को, उनकी जयंती को।